हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का पेपर, जो कि 2021 का पेपर है। ऑनलाइन मोड जो एग्ज़ाम हुई थी उसका है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि भले वो ऑनलाइन वाले पेपर हो या फिर ऑफलाइन वाले पेपर हो, आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन करके ही एग्ज़ाम में जाना है। अगर आप सारे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाने वाला है और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस सबको मोस्टली हार्ड लगता है, तो इसलिए हम सोशल साइंस का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्टली जो डिमांड है वो हिंदी में है, तो हिंदी ही स्टार्ट करते हैं। तो एक जो शिक्षक है या फिर शिक्षिका है, उन्होंने क्या किया है, अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। अगर श्याम, सुल्ताना और जो नैन्सी की लगभग समान लंबाई है और समान वजन है, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्योंकि इन लोग के हाइट भी सेम है, लंबाई भी सेम है, वज़न भी सेम है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों में से कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, मंगल, शुक्र और बुध। ये तीनों की जो लंबाई है और जो वज़न है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो ये मंगल, शुक्र और बुध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोब की अगर यहाँ पे बात करें तो ये 6 स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है और हर साल उस चैप्टर से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो ग्लोब के प्रदीप्तिवृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो अगर आपने सेकेंड चैप्टर देखोगे ना, तो बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, मतलब कि इस तरफ डे होगा और इस तरफ नाइट होता है। तो ये जो लाइन है ना, नेचुरली यहाँ पे बनती है, जो डे और नाइट को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ए जो है वो एकदम सही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब कि ए जो है बिल्कुल सही है और बी जो है बिल्कुल गलत है, मतलब कि इसका आंसर है फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है अटलांटिक महासागर के बारे में। ये भी 6 स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल गलत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो पैसिफिक ओशन है ना। यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट, इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। मेरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है। तो अगर हम बात करें मरियाना गर्त की, तो ये तो पैसिफिक ओशन में है ना। और अटलांटिक ओशन की बात करें तो ये वृत्ताकार आकार में नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में थर्ड जो है आंसर सही है। इसकी जो तट रेखा है ना, बहुत कैसी है, अधिक दंतुरित, मतलब कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। एकदम उसको बनाया गया है ठीक ठाक, बट जिसकी जो तट रेखा है वो अच्छे से नहीं है, ठीक है, इंडेंटेड है और इर्रेगुलर है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है इसके बारे में। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं, मतलब कि कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड इन अ मैप आर, ठीक है, 34। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, ये ऐसे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जा सकता है, या फिर वो ऐसे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं को और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जा सकता है, या फिर वे ऐसे प्रतीक हैं जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, ठीक है। तो इसका जो कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ये कन्वेंशनल मैप का इस्तेमाल किस में होगा,
जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ठीक है, सिंबल ऑन विच देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग देयर यूजेस। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 जो है वो 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। ठीक है, क्वेश्चन है उच्च ज्वर के संबंध में यहाँ पे ए और बी पर हमको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। कथन ए ये बोल रहा है कि जब उच्च ज्वर आता है तो ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं और जहाज़ को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। ये तो सही बात है ना। जब उच्च ज्वार आएगा तो मतलब वेव्स जो होते हैं, समुद्र की लहरें भी जोर जोर से आएंगी, तो जोर जोर से आएंगी तो जहाज़ भी आराम से मूव करके अपने बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, है ना। सेकंड देखते हैं, ये मछुआरे के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां जो होती हैं वो उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब ज़ोर ज़ोर से समुद्र की लहरें आएंगी, आगे की तरफ लहरें आएंगी, तो जो मछलियाँ होती हैं वो भी आगे की तरह ही होंगी, यहाँ पे सारी मछलियाँ आ जाएंगी। तो मछुआरों को पकड़ने के लिए उच्च ज्वार बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि ए कथन सही है और बी गलत है, ये सेकंड वाला। ठीक है, 35 का आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। ए सही है और बी गलत है। थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मछलियाँ वाला भी 7th की ज्योग्राफी का ही है। नेक्स्ट देखते हैं 36 वाला क्वेश्चन। वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, वायु दाब का मतलब क्या होता है? एयर प्रेशर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो आपके लिए 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक चैप्टर उसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये जो वायु दाब के संदर्भ में कौन सा आंसर सही है? तो 4th वाला आंसर बिल्कुल सही है। जो वायु दाब होता है ना, वो निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और उच्च दाब जो होता है ना, स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा होता है। मतलब कि अगर जिस दिन उच्च दाब होगा उस दिन आपका आकाश कैसा रहेगा? एकदम क्लीन रहता है। ठीक है, बट जब निम्न दाब होता है ना तो आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं और मौसम भी एकदम बादल बादल वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है एकदम सही स्टेटमेंट है एयर प्रेशर के बारे में। अगर आपको ना एक एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 37 का। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला ब्रोमीलायड क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th की ज्योग्राफी का ही है। तो अमेज़न में जब पाए जाने वाला ब्रोमीलायड है ना, वो क्या है? एक प्रकार का आहार है, एक प्रकार के कीड़े मकोड़े की प्रजाति है, या फिर पेड़ पौधों की प्रजाति है, या फिर घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है उसको बोला जाता है ब्रोमीलायड। तो किसको बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो टोटली सही है इसके बारे में। ये एक प्रकार का क्या होता है? पौधे की पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, पौधा है एक प्रकार का ब्रोमीलायड जो क्या करता है? पत्तियों में अपना जल संचलित करता है। जैसे कि कैक्टस वगैरह पानी को स्टोर करते हैं ना, वैसे ये भी क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। 37 का आंसर है आपका थर्ड वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 38 वाला। मुझे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत पसंद है। जो बड़े बड़े होते हैं ना उसको देख के ही मैं डर जाती हूँ। ठीक है, तो जो स्टैक होता है ना वो किसकी अप्रदन की वजह से होता है? तो ये भी 7th की स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पवन के वजह से स्टैक बनता है, हिमनद के वजह से,
समुद्र तरंग के वजह से या फिर नदी के वजह से। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्री तरंग। ठीक है, स्टैग जो होता है वो समुद्री तरंग के वजह से बनता है। ठीक है, 39 जो है 39 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए की अगर हम बात करें, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो जब भी ज्वालामुखी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, सुनामी तरंगों को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। मतलब कि ए जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए गलत है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र है ना, उसमें क्या होता है, जल में तेजी होने लग जाती है। तेजी मतलब क्या होती है, जल में तेजी से क्या होती है, कमी होती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठती है। तो यस, बी वाला तो बिल्कुल सही है और ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। मतलब कि ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज टोटली करेक्ट फॉर 39। ठीक है, चलिए देखते हैं 40 वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बात बता दूं और ये बात जान के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है एयर के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो वापस से यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया है, दोनों के बीच में हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे वायुमंडल के परत के बारे में दिया है और 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से वायुमंडल पे ये सूट होता है वो हमको बताना है। फर्स्ट जो है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्र से बढ़ता है। ओके, ए तो सही है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट लेयर की, फर्स्ट लेयर कौन सा होता है, फर्स्ट लेयर की बात ही नहीं यहाँ पे हुई है, ट्रोपोस्फियर की बात ही नहीं है। सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर। तो अगर हम ट्रोपोस्फियर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी परत हैं उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, तापमान तो बढ़ता ही है ना। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है, रेडियो संचार में मदद करती है। उसमें क्या होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, सैटेलाइट वगैरह भी यहीं पे भेजे जाते हैं। तो ये कौन सा तरंग, कौन से परत की बात हो रही है? ठीक है, तो ये बात हो रही है हमारे बाह्य मंडल की। किसकी बात हो रही है? बाह्य मंडल की। ठीक है, तो ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। तो जो बाह्य मंडल है इसमें ही क्या होता है, रेडियो संचार पाया जाता है और तापमान भी अधिक क्या होता है, तीव्रता से बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो टोटली करेक्ट है। चलिए देखते हैं 41 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? सतत पोषणीय विकास, फर्स्ट है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। B1 पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। C1 इस प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना। और डी वाला है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, हम लोग को मतलब विकास के सिद्धांत को बताना है ना। तो देखो, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये एक सही आंसर है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, ये एक अच्छा उदाहरण है। और मानव जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब ABD इज़ द करेक्ट। इसमें से C जो है वो गलत है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग एकदम से बंद तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। अब जो फल फ्रूट ग्रो हो रहे हैं उसका इस्तेमाल तो हमको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सड़ जाएंगे, है ना। सो ABD इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं 42 क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। ठीक है, तो खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स आर करेक्ट? खनिज जो होता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये तो सही है ना, क्योंकि जो भी मिनरल्स है नेचुरल होते हैं, उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, अभ्रक और क्रोमाइट अलोह खनिज है। अभ्रक मतलब माइका एंड क्रोमाइट्स आर नॉन फेरस मिनरल्स। तो देखो माइका जो है वो नॉन फेरस है, पर जो क्रोमाइट है वो नॉन फेरस नहीं है। ठीक है। सी की अगर हम बात करें, जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। एकदम सही बात है। खनिज जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि उसको हम लोग वापस से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, है ना। तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी वाला जो है वो गलत है। ये 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर 4 ACD इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 43 वाला क्वेश्चन। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। ये भी है 7th स्टैंडर्ड, नहीं ये है 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 है ये। ठीक है। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव, जनक शैल, जलवायु, समय। तो इसका आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है, वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ पाएंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, मृदा में, है ना। मृदा में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ह्यूमस निर्माण की दर होती है। सेकंड जो है जनक शैल। जनक शैल का मतलब होता है मृदा का रंग और गठन करना। ठीक है। जलवायु का मतलब क्या होगा, जलवायु मतलब अपक्षय की दर, और समय का मतलब क्या होगा, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ टोटली करेक्ट फॉर द 43। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है 43 के लिए। चलिए देखते हैं 44। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। मतलब कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल गैस एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए देख लेते हैं 44 का आंसर। ये आसानी से पाइप लाइन के ज़रिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। तो कौन सा पक्ष सही है भाई, हमको बताना है ना। ठीक है, देखिए तो सी वाला जो है वो पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स जो है ना, कोई भी मिनरल, सिर्फ मैं प्राकृतिक गैस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी मिनरल जो है ना वो पूरी दुनिया में समान रूप से विवरण नहीं हुआ है, उसका वितरण नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं हुआ है। ठीक है। तो फिर कौन सा सही है? अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो आसानी से पाइपलाइन के ज़रिए उसका परिवहन कर सकते हैं हम लोग। और जब प्राकृतिक गैस है वो तेल और कोयले के अपेक्षा ज़्यादा स्वच्छ है। सो ए भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ टोटली करेक्ट। ये 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। ठीक है। और अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली सारे क्वेश्चन हमने अभी तक ज्योग्राफी का ही किया है ना। हिस्ट्री का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है हिस्ट्री का, 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। उपनिषेध में किसके बारे में बातें होती है। ठीक है। 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। पूरा हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो उपनिषेध का मतलब क्या है, उपनिषद में किसके बारे में बातें हो रही है, किसके बारे में हो रही है। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन उसमें किया गया है। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो भी विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है।
तो अगर आप उपनिषद का टॉपिक पढ़ोगे ना, ये सेकंड या थर्ड ही है, इसमें ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों की बात हो रही है, सामान्य वार्तालाप के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण हुआ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बी सी इज़ टोटली करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जो कंकाल मिला है वो पुरुष का है या फिर महिला का, इसका पता हमें किसके थ्रू लग सकता है। तो फर्स्ट है पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि वो महिला को दर्शाता है, पर पहले के टाइम पे जो पुरुष होते थे वो लोग भी आभूषण पहनते थे, तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि ये लड़का का है या फिर लड़की का। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाती है। ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो पुरुष होते हैं उनके कुल्हे की हड्डी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, है ना। जो उनका कमर होता है वो कम होता है, और जो फीमेल होती है उनका जो कुल्हे की हड्डी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि यह पुरुष को दर्शाता है। तो हथियार जो थे पहले के टाइम पे महिलाओं लोगों के पास भी होता था। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो टोटली करेक्ट है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके कुल्हे की हड्डी की जो संरचना होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अगर किसी फीमेल के इतना बड़ा कुल्हड़ है तो मेल का इतना ही होगा। तो हड्डियों से पता लगाया जा सकता है कि यह पुरुष का है कंकाल या फिर महिलाओं का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं 47 वाला क्वेश्चन। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था, मतलब अकबरनामा में सूबेदार लोग क्या काम करते थे वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है राजनीतिक और सैनिक कार्य करते थे, या फिर राजनीतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनीतिक या फिर केवल धार्मिक। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वन, राजनीतिक और सैनिक कार्य दोनों करते थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारण है, मतलब बंगाल का जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, हाँ? तो वो विकसित होने के कारण क्या है, वाणिज्यिक समझौते या फिर राजनीतिक समझौते। ठीक है, तो केवल ए, केवल बी, या फिर ए बी दोनों, या फिर ए बी दोनों बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। ए और बी दोनों ही क्या है, कारक है बंगाली को एक क्षेत्रीय भाषा बनाने के रूप में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अब बात करते हैं हम लोग 49 की। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया है, किस पे विरोध किया है वो बताना है। ठीक है, कि जो महाराष्ट्र का कवि है उन्होंने विरोध किया है सभी प्रकार के कर्म कांडों का, या जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। तो जो महाराष्ट्र के संत कवि जो थे ना, उन्होंने ए और बी पे क्या किया है, विरोध किया है, मतलब सभी प्रकार के कर्म कांडों का विरोध किया है, और जन्म पर आधारित जो सामाजिक अंतर थे कि राजा का बेटा राजा, या फिर चपरासी का बेटा चपरासी, है ना, या फिर जो अमीर है वो लाइफ टाइम अमीर, जो गरीब है वो गरीब। तो ये जो जन्म के आधार पर जो ऊंचा नीचा बनाया गया वो उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक दिन में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट 20 है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था, ये आपको बताना है कि 19वीं सदी में पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर, या आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, या फिर कश्मीर के बकरवाल, या फिर कुल्लू के गद्दी। तो सही आंसर जो है, कश्मीर के जो बकरवाल थे ना वो क्या करते थे, बकरियों का पालन करते थे। चलिए देखते हैं 51 वाला क्वेश्चन। सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। ये 8th स्टैंडर्ड का है,
और यहाँ पे ना बहुत सारे नाम दिए गए हैं, 4 नाम हैं, ठीक है। और इसमें से आपको मतलब बताना है कि जो घासीदास है उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, जो पेरियार है उन्होंने कौन सा किया था, डेरोजियो ने कौन सा किया था, और अंबेडकर जी ने कौन सा किया था, ठीक है। तो जो घासीदास है, अब देखो इसमें से हमको एक भी पता होता है ना तो आराम से क्या हो सकता है, आंसर हमको मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो है घासीदास, उन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, सतनामी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सतनामी आंदोलन, ठीक है। तो घासीदास का क्या है, सतनामी आंदोलन। एंड पेरियार का कौन सा है, जो पेरियार है उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। और जो घासीदास है उन्होंने सतनामी आंदोलन स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट का थर्ड और बी का फर्स्ट ये वाला है ना। तो ये वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि बी का फर्स्ट आंसर है, बाकी बी का आंसर किसी में भी नहीं दिया है, तो तुरंत ही आपको आँख बंद करके इसी को आंसर को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो सी का आंसर क्या है, सेकंड। डेरोजियो ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, यंग बंगाल आंदोलन। और अंबेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश करवाया था, ठीक है। तो इसमें से ना ये पेरियार वाला 3-4 बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप पूरा अच्छे से याद कर लेना कि इनका पूरा टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इनका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं 52 वाला क्वेश्चन। आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियां हैं वो किससे उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। ब्राह्मी से, बांग्ला, तमिल या फिर देवनागरी, ठीक है। तो देखिए सबसे आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। कौन से लिपि से, ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महापुरापाषाण युग के दौरान शतुर्मुग होते थे। बी है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शतुर्मुग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। इसमें से सही विकल्प आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सा सही है, ठीक है। तो बात करें अगर हम पुरापाषाण काल में ना, तो शतुर्मुग होते थे, ये बात तो सही है, और उसके अंडों के छिलके भी मिले हुए हैं। तो ए और बी ये दोनों ही बातें इसके बारे में सही है, ठीक है। और अंडों के छिलकों को रखा भी गया है म्यूज़ियम वगैरह में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें, मतलब कि मैच द कंट्री ऑफ देयर कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी कौन से कंट्री में है उसके साथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप कोई भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पुर्तगाल है वो कहाँ पर है, पुर्तगाल का मैचिंग किसके साथ आएगा, ब्राज़ील के साथ, ठीक है। और फर्स्ट जो है फ्रांस का आएगा सेंट डोमिंग्यू, ठीक है, सेंट डोमिंग्यू। सी का आंसर है आपका इंग्लैंड आएगा जमैका। और डी स्पेन का आएगा वेनेजुएला। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो वापस से इसका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं 55 क्वेश्चन। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग कैसी थी। साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई है ये साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, या फिर भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। तो देखिए ये तो इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सही क्या है, ए, बी और सी कि इसमें क्या है, साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ हैं, है ना, शक्तिशाली रूप में हमको प्रस्तुत करती है और यूरोप में ये बहुत लोकप्रिय हुई है। चलिए तो ए, बी, सी जो है वो सही है। देखते हैं 56 क्वेश्चन। आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी किताब का नाम है। तो इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है बताना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही का विकल्प चयन करना है, ठीक है। तो यह अकबरनामा का दूसरा भाग है। यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण करती है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण करती है।
यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आपको मिलेगा, और बहुत सारे चीज़ों का सांख्यिकी विवरण भी देती है। तो सी और डी तो सही आंसर है इसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 57th वन। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? पहले के टाइम पे जो ड्राइंग होती थी वो किसके ऊपर, जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी वो किसके ऊपर बनाई जाती थी? ठीक है, तो पात्र पे, या फिर ताड़ पात्र, कागज़, या फिर लकड़ी की तख्ती। तो देखिए पहले के टाइम पे ना जो बनाई जाती थी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ताड़ पत्र पे बनाई जाती थी, सी कागज़ पे भी बनाई जाती थी, और डी लकड़ी की तख्ती पर भी बनाई जाती थी। सो बी सी डी ये तीनों सही आंसर है, पात्र जो है गलत है। तो ये बी सी डी कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 58 वाला क्वेश्चन नंबर 58। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? ये आपको बताना है। ये आपको 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, सिविक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो वास्को द गामा, इब्न बतूता, सेंट मार्टिन, या फिर शंकराचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 58 का जो आंसर है वो है आपका सेकंड, इब्न बतूता। जब इब्न बतूता इंडिया में आए थे तो इन्होंने केरल की विविधता के बारे में और मुसलमान समुदाय के बारे में लिखा हुआ था। तो आंसर क्या है? इब्न बतूता, है ना, और उसमें गाना भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख किया हुआ है? वेतन की समानता, संपत्ति का समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो देखिए इसमें प्रस्तावना में किसकी बात की गई है? प्रतिष्ठा की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। किसकी बात की है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात की हुई है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग लगा देंगे संपत्ति में समानता, वेतन में समानता, बट किसकी समानता की बात हो रही है? यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता की बात हो रही है। और 60 वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बताना है। सो वार्ड कमिश्नर का पद निर्वाचित होता है, मतलब कि उसको नियुक्ति होती है उनका, मतलब निर्वाचित होता है, इलेक्शन होता है उसके ऊपर। या वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर परिषद करते हैं, या फिर वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर है आपका सेकंड वाला, क्योंकि कमिश्नर का इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर वाले भी नहीं करते हैं। ठीक है, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। पर ये जो होते हैं ना वार्ड काउंसलर, इनका एक निर्वाचित सदस्य होता है। तो वार्ड काउंसलर क्या होता है? एक निर्वाचित सदस्य होता है, मतलब वार्ड काउंसलर इज़ एन इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, वार्ड काउंसलर का इलेक्शन होता है, इसके अलावा इसका इलेक्शन नहीं होता। ये लोग भी किसी का इलेक्शन नहीं करते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शिशु सदन होना चाहिए, या फिर सैनिटरी पैड निकालने की मशीन होनी चाहिए, या फिर महिला अध्यक्ष होना चाहिए, या फिर यातायात होना चाहिए। तो सही आंसर है इसका शिशु सदन होना चाहिए अगर किसी भी संस्था में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। रोज़ा पार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड के सिविक्स में दिया हुआ है। तो रोज़ा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु है ना। तो रोज़ा पार्क जो है ना, उनको सीट से उठा दिया गया था। ठीक है, तो क्यों उठाया गया था, कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से? जेंडर अधिकार आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, या फिर श्वेत महिलाओं के लिए न्याय का आंदोलन। तो देखिए इसमें किस में आएगा, ये जो आएगा नागरिक अधिकार आंदोलन के सबको सब जगह जाने का क्या है, राइट्स होना चाहिए, है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। मतलब मीडिया का जो एजेंडा होता है ना, वो जो तैयार करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि मीडिया वाले विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा, मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना, एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं होता है, या फिर मीडिया जो है वो मीडिया के द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। तो मीडिया के संदर्भ में एजेंडा का मतलब क्या होता है कि मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, मतलब कि सेक्युलर कंट्री है हमारा, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए, न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकते हैं। ओके, भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, राज्य समुदायों के निजी कानूनों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर D1 है, राज्य द्वारा प्रयास करना चाहिए कि धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकुलर कंट्री का मतलब होता है कि जो भारतीय राज्य जो है ना, उनको धर्म से क्या करना चाहिए, एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, किसी की भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी राज्य को। और एक आपका D वाला सही है कि राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित न करे। ठीक है, तो B और D जो है एकदम सही है सेक्युलर कंट्री के लिए। सो ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। 1952 से लेकर 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षण था। ठीक है, 2019 तक किसके लिए आरक्षण था, अनुसूचित जाति, एंग्लो भारतीय समुदाय, महिलाएं, या फिर अनुसूचित जनजाति। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, A, B एंड D। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है आज भी। अनुसूचित जातियाँ, एंग्लो भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, आरक्षण है, कहाँ पर, संसद में, मतलब कि पार्लियामेंट में। तो सही आंसर है आपका A, B एंड D, A, B एंड D। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। 66 की बात कर लेते हैं। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जब था उसके बाद कौन सा न्यायालय हमारे कंट्री में आया। ठीक है, तो मतलब कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से किसके पूर्ववर्ती है, मतलब किसका इससे पहले कौन था, मतलब फेडरल कोर्ट था तो किसके पहले था, सर्वोच्च न्यायालय के पहले, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सही आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इससे पहले हमारे इंडिया में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चलता था, इसके बाद चेंज होकर क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 वाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। राज्य का क्या कर्तव्य है वो आपको बताना है। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण देना, कानूनी सहायता करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली
या फिर धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश करना। तो सही आंसर क्या है, कानूनी सहायता करना। 39A के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि कानूनी सहायता वो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 वाला। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया। ठीक है, तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी 2005 के अकॉर्डिंग मुस्लिम समुदाय के हाशियाकरण के ऊपर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा था, तो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था मतलब कि पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो भारत में कपड़ा उद्योग जब हुआ तो उससे पुटिंग आउट का प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो व्यापारी होता है ना, व्यापारी द्वारा बुनकर को क्या करते हैं वो लोग, जो व्यापारी होते हैं वो बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और इसके बाद बुनकर से क्या करते हैं, बुना हुआ सामान मतलब कि कपड़े लेते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है पुटिंग आउट प्रणाली का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 क्वेश्चन। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी। 1994 में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की सरकार थी पहले। ठीक है, 1994 में नहीं, उससे पहले रंग भेद की सरकार थी जो कलर के ऊपर क्या करते थे, भेदभाव करते थे। और 1994 में जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए दक्षिण अफ्रीका को, तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। कौन सी सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार बनी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 71 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री जो हैं अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो आपने याद किया होगा हमारे ज़माने में नागरिक शास्त्र की टेक्स्ट बुक होती थी, पर अब नागरिक शास्त्र की टेक्स्ट बुक नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, क्योंकि नागरिक शास्त्र जो है एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है, इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था, या फिर इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। कौन सा आंसर इसमें से सही है। देखिए, तो आंसर नंबर ए, सी और डी। देखो, इसमें किसी प्रकार का आलोचना तो नहीं था। ठीक है, तो ए, सी, डी जो है मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही है इसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागरूक करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, या फिर किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो 72 के लिए सबसे अच्छा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है ना। अगर हम बच्चों को ऐतिहासिक कल्पनाओं के बारे में जागरूक करवाना है तो हमें उसका क्या करवाना चाहिए, यात्रा आयोजित करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। किसके लिए सबसे अच्छा है। मानचित्र मतलब कि मैप दिखाना, सिक्के के बारे में बताना, समय के बारे में बताना, ये किसके लिए अच्छा है। अर्थशास्त्र के लिए, राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए, या फिर समाजशास्त्र के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इतिहास के लिए सही होता है, क्योंकि मानचित्र, मैप के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, सिक्के के बारे में भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, और समय रेखा के बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, टाइमलाइन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हिस्ट्री, वो एकदम सही आंसर है। चलिए देखते हैं 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मौसम के दैनिक जानकारी का संग्रह करना, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का समीक्षा करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, और हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। तो ये जो तीनों है ना,
ये तीनों प्राथमिक स्रोत का प्रतीक है, प्राइमरी सोर्स है ये सब कुछ, ठीक है। बट हड़प्पा में जो नृत्य करती हुई लड़की जो है ये आपका प्राइमरी स्रोत नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 केवल डी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75th वाला। इन सोशल साइंस टीचिंग, हिंदी में देख लेते हैं। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। क्योंकि समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है? यह सस्ता और सुलभ है। वृद्ध लोग विद्वान होते हैं, उनके पास समय है। समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है, या फिर यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो समुदाय जो है, मतलब कि जो कम्युनिटी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है 75th के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो हिंदुस्तान क्या है शब्द का प्रयोग मिनाज ए सिराज ने किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था कि उत्तर भारत, इसमें जो है उत्तर भारत के भागों का समावेश था, ठीक है, लेकिन उत्तरी पूर्व भारत का समावेश नहीं था। तो उन्होंने हिंदुस्तान का शब्द किसके लिए किया था? सिर्फ उत्तर भारत के भागों के लिए किया था, उत्तरी पूर्व के लिए नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के जो शिक्षण शास्त्री होते हैं ना, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो है ये भी एकदम सही है, क्योंकि भले ही आज किसी शब्द का प्रयोग हो रहा है किसी चीज़ के लिए, बस 10 साल के बाद उसी शब्द का प्रयोग किसी और चीज़ के लिए होता है। तो जो भी इतिहास के शिक्षण शास्त्री होते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ए और बी जो है दोनों सही है। ए का सही व्याख्यान बी है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही है इस आंसर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। कथन ए जो है वो बोल रहा है कि बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या फिर उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अनुभव से जुड़े हो। बच्चे जो है ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए बच्चों को ना हमेशा अगर हम अनुभवों के माध्यम से ही पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। अब बच्चों को ना एक कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ए और बी जो है दोनों सही है 77 के लिए, ठीक है। और ए जो है वो सही व्याख्यान कर रहा है बी की। सो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। ये भी कथन ए और कथन बी के बारे में। इतिहास मिथ्या है, ये बिल्कुल गलत है। इतिहास तो जो भी सोर्स मिले हैं उसके ऊपर बनाया गया है ना, तो ये मिथ्या बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास जो है स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है, बिल्कुल सही है ना। मतलब कि ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए एकदम सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। कथन ए जो है वो क्या कह रहा है कि समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। मतलब समाज विज्ञान की जो बुक है, पाठ्यक्रम है, वो दायरा जो है ना एक्सपांड होता रहता है और बच्चे जो है बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। ऑफकोर्स तो जो भी जब भी हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना तो इसका जो दायरा है ना वो अनकंडीशनल हो जाता है ना। मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है पढ़ाने की, कहाँ पढ़ाते हैं आम और पहुँच जाते हैं इमली पे, है ना। अब बहुत सारे बच्चे अपने अनुभवों को भी कक्षा में लेके आते हैं। मतलब ए और बी जो है दोनों सही है 79 के लिए, और ए जो है वो सही व्याख्यान कर रहा है बी की। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। किसी कक्षा में अगर टीचर जो है ना वो क्या कर रही है, किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध दे रही है, ठीक है। कि कोई मतलब कोई बच्चा है तो
कोई बच्चा है तो थोड़ा मतलब यूपी से आया है तो यूपी वाले टोन में बोल उसी है, तो उसको उसी हिसाब से उस छवि में उन्होंने क्या कर दिया, उसको बांध दिया, है ना। तो टीचर कर रही है रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है, रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती है जहां पाठ्य पुस्तक जो है एक मुद्दे को समझने का एक विशेष रास्ता होती है, एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है, अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है, या फिर एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज का रूप बनाती है। तो क्या होती हैं, देखिए। जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं ना, ये मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है और एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही है। A and D इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 B and D। स्रोतों पर क्या करेगा वो, और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना। सो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो एकदम सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। कक्षा में न ध्यान देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। अगर क्लास में कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या करेंगे, अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उसे व्यस्त रखेंगे, या फिर उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी रुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उन्हें बहुत कठिन कार्यक्रम का तथा गृह कार्य देंगे। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि बच्चा अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो इसको हम बहुत सारा कठिन कार्य देंगे, है ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इसके अलावा ये बच्चे को याद करने के लिए एनसीईआरटी कभी भी याद करने को प्रमोट नहीं करता है ना। तो B and C जो है वो एकदम सही है। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी रुचि को जानेंगे और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए भी कहेंगे। मतलब कि B और C एकदम सही है। ऑप्शन नंबर D एकदम सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला, ठीक है। 84 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्यों को पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। बिल्कुल भी नहीं, है ना। कि मतलब एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो बच्चों के लिए। शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। शिक्षार्थी को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, या फिर सृजनात्मक विचारों को रटने के। देखिए रटने का कभी भी नहीं आता है क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी रटने को प्रमोट नहीं करता है ना। सो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड वन। शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना चाहिए। मतलब कि प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्न। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की एक समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। मतलब प्रोत्साहित करती है पर किस एक चीज़ को छोड़कर। यथास्थिति बनाए रखने को, स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना। 85 का आंसर क्या है,
वन, स्थिति को बनाए रखना, केवल इसको छोड़कर यथास्थिति को बनाए रखना, मतलब कि मेंटेन स्टेटस क्यू। ठीक है, तो ये छोड़कर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अध्यापकों में प्रोत्साहित करती है, सिर्फ केवल एक को छोड़कर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला, कथन ए और कथन बी। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए, जिसमें विवाद है ऐसे मुद्दों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। तो देखिए 86 का आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे को नहीं पढ़ाना चाहिए? ए तो एकदम गलत लग रहा है ना, तो 86 का आंसर क्या है? ए एकदम गलत है, बी सही है। क्योंकि विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जो स्रोत निकल रहा है उसमें अलग अलग क्या निकल रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, कोई आम बोल रहा है, कोई इमली बोल रहा है, तो इसलिए विवाद होना जायज़ है ना। सो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। आपको समय और स्थान के बारे में अच्छी नॉलेज चाहिए, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मानचित्र और समय रेखा की, है ना। मानचित्र और समय रेखा से आप ये चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो हो ना भोपाल में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक है, ठीक है, और पूर्व में इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? तो जो पूर्व में इतिहास काल के लोगों से आपको बच्चों को क्या करवाना है? परिचित करवाना, जो भी इतिहास पूर्व में हुआ। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो भीमबेटका का भ्रमण करवाओगे, या फिर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन चर्चा करेंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी चर्चा करना, याद करना, रट्टा करना इसको प्रमोट नहीं करता है। व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, व्याख्यान करना भी एक सही तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक अभिलेखागार का भ्रमण करना और या फिर भीमबेटका का भ्रमण करना। तो यहाँ पे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानना है, तो हम किसका भ्रमण करेंगे? भीमबेटका का भ्रमण करेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियाँ उपयोग में लाई जा सकती हैं? ठीक है, पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृद भाण, कथानक, छवियाँ या फिर आहत सिक्के। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी एंड सी, मतलब कि कथानक एंड छवियाँ से हम क्या कर सकते हैं? विभाजन को समझ सकते हैं। ठीक है, सो 89 का आंसर क्या है आपका? 3, बी एंड सी। बी नैरेटिव्स एंड इमेजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है उसको समझ सकते हैं। सॉरी, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वाला, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान के टीचर का लक्ष्य क्या होना चाहिए? 90। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। जो भी हो चुका है पास्ट में, इसका क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है ना। देखो, कंठस्थ कराना ये भी सही नहीं है, अतीत को गौरवशाली बनाना ये भी सही नहीं है। गौरवशाली बना के हम क्या ही कर लेंगे, है ना। और केवल विरोधों और द्वंद्वों के बारे में बताना ये भी सही नहीं है। उनको क्या करना चाहिए? एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव का निर्माण करना चाहिए कि कैसे हमारा इतिहास का निर्माण हुआ था, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को हमारे अतीत के बारे में बच्चों का निर्माण कराना, एक अच्छा पर्सपेक्टिव उनके सामने लेके आना, इनको एक दृष्टिकोण देना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, केवल ए। तो ये जो एनसीईआरटी आपका जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। सोशल साइंस का ही पीवाईक्यू होगा, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर सबको मोस्टली हार्ड लगता है।
तो अगर आप सिर्फ PYQ भी सॉल्व करते हैं ना तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन अंत तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।